वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एशियन मेल कम्युनिकेशन का हेल्थ स्पेशल। आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है वन ऑफ द लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हकीम इरफान साहब। आपकी मुलाकात कराते हैं और आज हम इनसे बात करते हैं हार्ट डिजीज के बारे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने अस्सलाम के लिए। वालेकुम। आपने कार्डियोलॉजिस्ट का एक्सपर्टीज ही क्यों एक्सेप्ट किया? हाँ, हर एक का एक बैंड होता है कि जब हम मेडिकल कॉलेज में जाते हैं या उसके बाद जो भी हम स्पेशलिटी करते हैं, जैसे मैंने इंटरनल मेडिसिन किया एमडी, तो वहाँ पे मेरा थोड़ा-सा जो बैंड था वो दैट वेंट इनटू कार्डियोलॉजी कि क्योंकि कार्डियोलॉजी में एक चीज़ है कि आपके पास इलाज फ्रॉम जो मामूली बेसिक डिज़ीज़ हैं, वहाँ से लेकर ऑलमोस्ट एंड तक हर एक चीज़ का इलाज है। अगर प्रॉपर्ली किया जाए तो हर एक चीज़ का इलाज है, चाहे हार्ट फेलियर है, हार्ट अटैक्स हैं, एरिथमियाज़ है, हर एक चीज़ का इलाज है। एक तरीके से दूसरे इंटरवेंशन से, दवाइयों से, बाकी तरीकों से हर एक चीज़ का इलाज, जहाँ पे हमें लगता था कि हम पेशेंट की मल्टीपल तरीके से हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे जो कार्डियो पेशेंट्स हैं, तो उनमें आप क्या कॉमन चीज़ देखते हैं? जैसा कि अगर आप हार्ट अटैक की बात करेंगे या हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ की बात करेंगे, तो जो मोस्ट कॉमन सिम्पटम है वो चेस्ट पेन है। सीने में दर्द होता है। वो यहाँ से हमारे जो चिन है वहाँ से लेकर अम्बलिकस तक कहीं भी हो सकता है हार्ट का पेन। और यूजुअली क्या होता है कि हार्ट का पेन चलने से बढ़ जाता है। चाहे एक्सर्शन को जिसको हम कहेंगे, चाहे हम सीढ़ी चढ़ेंगे या थोड़ी-सी चढ़ाई चढ़ेंगे या प्लेन वॉक करेंगे, तो उसमें सीने का दर्द बढ़ जाता है। इसमें मैक्सिमम 90-95% अगर ऐसा होता है जिसको हम एंजाइना ऑन एफोर्ट कहते हैं, तो ये हार्ट से रिलेटेड है। ये एक सिम्पटम है। दूसरा है कि साँस फूलना, डिस्निया, ब्रेथलेसनेस। ऐसे ही सेम चीज़ चलने पे, चढ़ाई चढ़ने पे उस पे ब्रेथलेस हो जाएगी। और उसके बगैर होते हैं कभी कि पाल्पिटेशंस हो जाती हैं, धड़कन हमें तेज़ या स्लो हो जाती है, ऐसा कुछ होता है। या गिडीनेस, चक्कर आने लगते हैं। ये सारे हार्ट से रिलेटेड सिम्पटम, लेकिन मोस्ट कॉमन सिम्पटम अगर आप पूछें कि वो दर्द है, छाती में दर्द है और ब्रेथलेसनेस, ये 2 मोस्ट कॉमन सिम्पटम्स हैं। आपने जैसे कहा कि छाती में दर्द होता है, जी। मतलब मैं आपको गर्ल्स की एग्ज़ाम्पल दूँ, कभी उनको भी सिंस दे आर ग्रोइंग इन द ग्रोइंग एज उनको छाती में दर्द होता है, या जो बच्चे होते हैं उनकी भी ग्रोइंग एज होती है, उनको भी छाती में दर्द। क्या मोस्टली क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं। कि हर एक सडन डेथ हार्ट अटैक नहीं होती है, बट हाँ, हर एक सडन डेथ का मोस्ट कॉमन रीज़न अगर आप कहेंगे तो वो हार्ट अटैक ही है। हार्ट अटैक का मतलब होता है कि हार्ट की जो मेन रगें होती हैं, मेन आर्टरीज़ होती है, वो सडनली ब्लॉक हो जाती है। तो उस एरिया जो हार्ट का वो पार्ट होता है, उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो पेन शुरू होता है, फिर कभी दफ़ा पे एरिथमिया होते हैं, हार्ट की जो अपनी रिदम होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है। बहुत तेज़ हो सकती है, बहुत स्लो हो सकती है। ये सडन डेथ बहुत कॉमन देती है। लेकिन सडन डेथ के और भी बहुत सारे अलग रीज़न्स होते हैं, जो सिर्फ़ हार्ट अटैक नहीं होता है, एरिथमिया होते हैं, यानी बहुत सारे एरिथमिया ऐसे हैं जो कंजेनिटल होते हैं, मौरूसी होते हैं, उनकी फैमिली में रन करता है। ऐसे ही कुछ कार्डियोमायोपैथी होती है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जो कि हमारे कश्मीर में बहुत कॉमन है। उसमें सडन डेथ्स काफ़ी इंक्रीज़ होते हैं, तो इसलिए फैमिली हिस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपकी फैमिली में अगर सडन डेथ है, तो खुद को इवैल्यूएट कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही कुछ और चैनलोपैथीज़ होती हैं, जिनको इवैल्यूएट करना इम्पोर्टेंट होता है। वैलो डिज़ीज़ कुछ होती हैं। डॉक्टर साहब, आप कहते हैं कि ये जेनेटिक हो सकता है या हार्ट डिज़ीज़ जेनेटिक भी हो सकती है? बिल्कुल, बहुत सारी हार्ट डिज़ीज़ हैं जो जेनेटिक होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर फर्स्ट डिग्री रिलेशन में सडन डेथ है तो डेफ़िनिटली इवैल्यूएट करना चाहिए। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, बहुत सारे हार्ट फेलियर्स हैं, बहुत सारे एरिथमियाज़ हैं, जो फैमिलीज़ में रन करते हैं। ओके। तो इसमें सडन डेथ अगर होती है तो इनको इवैल्यूएट फर्स्ट डिग्री फैमिलीज़ को इवैल्यूएट करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर साहब, सिंस आप बहुत सारे पेशेंट्स को हर दिन देखते हैं, तो ऐसा एज ग्रुप, पर्टिकुलरली एज ग्रुप जो ज़्यादा आता है आपके पास? तो एज ग्रुप तो वैरीड है, ऐसा कुछ नहीं कि काफ़ी मतलब बच्चों से लेकर अडल्ट एल्डरली तक सारे आते हैं। बट हाँ, अगर हम स्पेसिफिक कहेंगे कि हाँ, हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ किन में ज़्यादा हैं, तो वो यूजुअली मिडल एज टू एल्डरली ग्रुप में पाई जाती हैं। बट हाँ, अगर हम जो साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन मुल्कों की बात करेंगे तो काफ़ी एज शिफ्ट हुआ है हार्ट डिज़ीज़ का। पहले जो कहते थे आज से 15-20 साल या 3-4 डिकेड्स पहले, हार्ट डिज़ीज़ मोस्टली 50, 60, 70s के बाद आते थे। देखिए अब काफ़ी शिफ्ट हुआ है। इसको प्रैग्मैटिक शिफ्ट या ड्रामेटिक शिफ्ट कहते हैं। बिल्कुल। तो ये इवन 20s में हमने हार्ट अटैक देखे हैं, 30s में हार्ट अटैक देखे हैं, और उसमें सबसे बड़ा रीज़न एक है कि स्मोकिंग, और जो बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि ड्रग इनटेक काफ़ी इंक्रीज़ कर देता है। हार्ट अटैक्स या हार्ट के एरिथमियाज़ ये बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो सडन डेथ का एक रीज़न डेफ़िनिटली ड्रग्स है।
और फिर अगर हम सारे रिस्क फैक्टर्स को क्वांटिफाई कर लेंगे, उसमें सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जो हमारे मतलब बुज़ुर्गों में नहीं पाया जाता था, हाँ। क्योंकि उन दिनों ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा था नहीं। तो उनका जो रेगुलर था, मतलब स्कूल भी जाना है तो वो चल के नहीं जाएँगे। होता था कि जो हमारे बुजुर्ग वगैरह है उनमें रियरली पाया जाता था कि हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम। बिल वही मैं आपको जो रिस्क फैक्टर्स, जो कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं, उसमें अगर आप देखेंगे डायबिटीज़, शुगर, जी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है हार्ट डिज़ीज़ का। ऐसे ही ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जो अच्छा कंट्रोल नहीं होगा, तो वो भी एक बड़ा रीज़न है हार्ट हार्ट से रिलेटेड डिज़ीज़ का। फिर उसके बाद है सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। हम खाना खाएँगे लेकिन उसको यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, एक ही जगह बैठेंगे। कहीं पास में भी जाना है तो गाड़ी, स्कूटी उस पे जाएँगे। जी। ये भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। फिर हमारा डाइटरी हैबिट्स जो हैं, क्योंकि डाइटरी हैबिट्स हमने काफ़ी चेंज किए। मोस्टली ऑयली फूड्स, जंक फूड्स ये खाते हैं। पर्टिकुलरली हमारी जो यंग जनरेशन है, मैक्सिमम मतलब काम करते रहते हैं तो वहीं पे आस-पास में कुछ खा लिया, मतलब मैक्सिमम जंक फूड्स खा लिए। उसमें प्रिजर्वेटिव्स काफ़ी होते हैं, उसमें साल्ट इंटेक काफ़ी इंक्रीज़ होता है, उसमें शुगरी आइटम्स काफ़ी, कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी हाई होते डॉक्टर हैं। साहब मैं आपको बताती चलूँ कि अ, मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हुँ, जो हुँ। लोग मैंने ऐसे भी कई लोग देखे हैं जो जिनको हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई लेकिन वो जंक फूड्स बिल्कुल भी नहीं खाते थे। तो इन चीज़ों से तो हम बच नहीं सकते हैं। जो फूड अवेलेबल है, खाना तो वही है। बट एग्जैक्टली। हाँ, उनमें से हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियाँ हैं, उसमें मिलावट की बहुत कम चांस है और चॉइसेस भी बहुत कम है। तो हम इंक्रीज़ कर लें, हमारे लिए जो वेजिटेबल्स है खाने में वो इंक्रीज़ कर लें। सैलड ज़्यादा हाँ, इंटेक करें। फ्रूट्स को इंक्रीज़ कर लें अपने फूड में। तो और उसके साथ में जो है कि हमारा रेगुलर हैबिट जो है, वो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, उसको हम यूटिलाइज़ कर एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। चाहे मॉर्निंग में, चाहे जब भी टाइम मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मॉर्निंग में ही कर ले। अगर इवनिंग में भी किसी को टाइम मिल रहा है, तो इवनिंग में 30-40 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक कर ले। सिंपल उसके लिए कोई उसको ना कोई घर में कोई ऐसा चीज़ नहीं रखना है। ब्रिस्क वॉक वो अपने लॉन में भी कर सकता है। हमारे सबके पास माशाल्लाह आंगन थोड़ा ठीक ही होता है, तो 30-40 मिनट्स का वॉक आराम से घर पे भी कर सकता है। ऐसे ही मैं और बोलूँ, स्मोकिंग, स्मोकिंग एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, खासकर यंग जनरेशन में, चाहे वो किसी भी तरीके की स्मोकिंग हो। ई-सिगरेट्स जो बड़ा फैशन है यंग जनरेशन में, वो कोई सेफ नहीं है। ऐसे ही और स्ट्रेस, जिसको हम साइको सोशल स्ट्रेस कहते हैं, दैट्स वन जिसको इमर्जिंग रिस्क फैक्टर कहते हैं हार्ट डिजीज़ के बारे में, दैट्स वन इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, जो लेटली बहुत सारी रिसर्च है कि साइको सोशल उसका बड़ा इम्पैक्ट है हमारी हार्ट डिजीज़ के बारे में। तो ये सारी जब हम मिक्सअप करते हैं, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे हमारा डाइटरी पैटर्न है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, स्मोकिंग है और बदकिस्मती से ड्रग्स इनटेक जो हमारी यंग जनरेशन, चाहे वो मेल, फीमेल, या लड़कियाँ एग्जैक्टली। हैं, उन सब में है। फिर उसके साथ-साथ में साइको सोशल स्ट्रेस, मैंने कहा कि ये सारे जब हम कंबाइन कर लेते हैं, तो क्योंकि बॉडी तो एक ही है, जब ये सारे कंबाइन होते हैं तो इट बर्स्ट एज़ अ सिंगल रिस्क आउट, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो, चाहे वो हार्ट हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक जी। चाहे किडनी से रिलेटेड डिज़ीज़ हो, पेरिफेरल आर्टरी डिज़ीज़ हो, ये सारी इन्वॉल्व हो जाती है। डॉक्टर साहब आपने कहा अभी ई सिगरेट के बारे में जो जी। यंग जनरेशन में बहुत ही कॉमन है। उस बारे में थोड़ा डिटेल दीजिए वो कैसे हार्मफुल है टू गेट इन हार्ट अटैक? क्योंकि जो भी, चाहे सिगरेट है, चाहे ई-सिगरेट जी, है तो उसमें निकोटीन ही, बिल्कुल। फाइनली वो निकोटीन ही है। तो निकोटीन का जो है वो बहुत सारे जो हमारे हार्मोन्स हैं उनको स्टिमुलेट कर देती है। जो हार्ट की आर्टरीज़ होती है उनको मतलब कंस्ट्रिक्ट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर बढ़ा देती हैं। तो एक पूरा विशियस साइकिल हो जाता है, जिससे ये हार्ट अटैक्स क्योंकि बड़े बहुत बहुतों को ये कॉमन है। कांसेप्ट है कि ई सिगरेट इज़ नॉट डेंजरस फॉर हेल्थ। नहीं, नहीं, कोई भी सिगरेट किसी भी लेवल में, किसी भी मतलब माइन्यूट लेवल में भी बिल्कुल सेफ नहीं। इवन जो जिसको हम सेकंड हैंड या पैसिव स्मोकिंग कहते हैं कि मतलब कम बंद कमरे में कोई दूसरा पी रहा है, मैं नहीं पी रहा हूँ, बट आई एम इक्वली अफेक्टेड जितना वो इफ़ेक्ट हो रहा है। ओके सो एक तो हमें उस चीज़ का प्रिकॉशन करना चाहिए। बिल्कुल, तो इन्हीं रिस्क फैक्टर्स को हमें रिवर्स करना है, जो मैंने रिस्क फैक्टर्स गिनाए, इन्हीं को रिवर्स करना है अगर हार्ट को बचाना है। डायबिटीज़ है, उसको वेल कंट्रोल रखना है। पहले तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम ओबेसिटी जो है, मैं भूल गया था एक रिस्क फैक्टर, ओबेसिटी, मोटापा, हाँ। खासकर यंग जनरेशन में, क्योंकि जंक फूड खाते हैं तो ओबेसिटी होनी ही होनी है। तो उस चीज़ को बचाना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, ब्लड प्रेशर हम साल्ट इनटेक कम कर लें, कि ऐसा है जो लेटेस्ट रिसर्च में ऐसा कहते हैं कि जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है उसको भी अपना साल्ट इनटेक कम रखना चाहिए। इर्रेस्पेक्टिव, अगर हम साल्ट इनटेक कम करें, ब्लड प्रेशर हो ना हो, तो हमारी जो ब्रेन डिजीज़ है, हार्ट की डिजीज़ है, ऑलमोस्ट 1/3 1/4 कम हो जाती है। आजकल देखा जाए कि आए दिन हर घर में कोई ना कोई ऐसा होता है या तो बिल्कुल। हार्ट प्रॉब्लम होता है या जिसको पेसमेकर डाल के होता है, उनको किस चीज़ का प्रिकॉशन? स्पेसिफिकली पेसमेकर के लिए कोई खास प्रिकॉशन नहीं है, बट ऐसा है कि पहले महीने में उनको थोड़ा-सा, उनकी हैंड मूवमेंट थोड़ी-सी उस साइड लेस होती है। वो चीज़, ओवरहेड जो मूवमेंट्स होती है वो थोड़ी लेस होती है। वन्स 1 डेढ़ महीने के बाद दे हैव अ रूटीन लाइफ। हाँ, पेसमेकर हर 6 महीने, साल में एक बार चेक कराते रहना, दैट इज़ द ओनली थिंग दे हैव टू डू।
कि बहुत सारे पेशेंट्स हमने देखे जिनकी सर्जरी हुई है या जिनका स्टंट डला हुआ है, वो अपनी मेडिसिन स्किप कर देते हैं, मिस कर देते हैं और उनके स्टंट बंद हो जाते हैं, इवन वाल्व बंद हो जाते हैं। कितने सारे पेशेंट्स हमने देखे हैं ऐसे। तो उस चीज़ का ख़्याल रखना है, क्योंकि हार्ट अल्लाह ताला ने हार्ट एक ही दिया है और बिल्कुल। उसकी 2-3 ही रगें दी हैं। अगर पहले ही उनमें डैमेज हो रखा है, तो डेफ़िनिटली अगर आप ख़्याल नहीं रखेंगे तो हार्ट और डैमेज होना है और डेफ़िनिटली इवेंट्स होने ही होने। कोई नॉर्मल इंसान होता है, वो चल रहा होता है, चलते-चलते उसको हार्ट अटैक होता है, माइनर हार्ट अटैक, तो उसकी क्या वजूहत है कि एक सिंगल लाइन में बोलूँगा, नेवर इग्नोर योर सिम्पटम्स। ओके, अपने सिम्पटम्स कभी भी इग्नोर नहीं करो। अगर चलने में आपको दर्द होता है, आपको ये मतलब हार्ट अटैक आते सडन है, इसलिए इसको अटैक कहते हैं, क्योंकि ये सडनली आता है। बट इससे पहले इसकी कुछ वार्निंग साइन्स होते हैं। चाहे महीना 2 महीना पहले आपको चलने में अगर आपको साँस फूल रही है, आपकी छाती में दर्द हो रहा है, तो इसको हमेशा इवैल्यूएट कराओ। डॉक्टर साहब के पास जाओ। प्रिवेंटिव हार्ट चेकअप्स होते हैं बहुत सारे, जिसमें आपके बेसिक ईसीजी है, चाहे इको है, टीएमटी है, स्ट्रेस इको है। इन टेस्ट से एटलीस्ट आप 70% हार्ट अटैक्स को प्रिवेंट कर सकते हो। ओके। सो बेसिक बट सिम्पटम्स आप बता रहे हैं कि चलने में दिक्कत हो, सीने में दर्द हो, बिल्कुल, व्हाट एल्स, मतलब और मतलब कौन-कौन से मेनली ये जो है चेस्ट पेन है, ब्रेथलेसनेस है, पाल्पिटेशंस है, गिडीनेस है, मतलब जिसमें थोड़ा-सा चक्कर आ लग रहा है सकता है? बीच में। हाँ, बीच में आपको लगता है कि चलने पे चक्कर आ रहा है मुझे, गिड मतलब पूरी स्टेडीनेस नहीं है, मैं वो लगता है कि फॉल हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को इवैल्यूएट कराना चाहिए। एक और है कि उसको कहते हैं कि नो योर स्कोर। ओके, ये रिसर्च है कि नो योर स्कोर एक एएससीवीडी स्कोर होता है। हर एक पर्सन का अपना स्कोर पता होना चाहिए। मतलब रिकमेंडेड है कि 25 साल के बाद ये स्कोर पता होना चाहिए। उसमें बेसिक सिंपल टेस्ट होते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका ब्लड प्रेशर, आपका बॉडी सो मास नॉर्मल में इंडेक्स। कर लेना चाहिए 6 हाँ, मंथ्स के ये बाद। स्कोर आपको 10 इयर्स रिस्क और लाइफ टाइम रिस्क देता है। तो अगर आपको आपका रिस्क अगर सपोज़ 7.5% से ऊपर है, तो आपको और कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, जो आपको डॉक्टर साहब, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट है, चाहे फिजिशियन है, वो आपको फर्दर गाइड कर सकते हैं और क्या टेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हम बहुत सारे हार्ट की डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि उनको हम अर्ली पिक कर सकते हैं, चाहे बिल्कुल, एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे स्टंट की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा अर्ली पिक करेगी कि अटैक की नौबत ना पहुँचे। बिल्कुल। जब अटैक हो गया, ऑब्वियसली उस टाइम भी आपको नियर बाय जो भी सेंटर है, वहाँ पे फर्स्ट थिंग है कि ईसीजी करा लो, जो सबसे बेसिक टूल है। वो तो छोटे-छोटे क्लिनिक में भी ईसीजी होता है। ईसीजी में एटलीस्ट जो एक हार्ट अटैक होता है, जिसको एसटी एलिवेशन एमआई होते हैं, वो सिर्फ़ ईसीजी पे डायग्नोज़ होता है। ओके, तो वो उसका डायग्नोस्टिक टूल ही 100% है कि उसमें ईसीजी में पता चलेगा कि इसमें हार्ट अटैक है। कुछ और सिम्पटम्स हाँ, वगैरह कुछ हैं। कुछ और हार्ट अटैक होते हैं जिसमें मतलब हल्की सी चेंज होती है ईसीजी में, लेकिन बाकी ब्लड टेस्ट है, इसको ट्रोपोनिन, ट्रोप आई, ट्रोप टी ये कर सकते हैं। फिर इको, बाकी एंजियोग्राफी वो तो उसके बाद की बात है। बट ये है कि बेसिक चीज़ है कि ईसीजी नियर बाय सेंटर पे करा लो और वो आपको गाइड कर सकते हैं कि फर्दर क्या करना है। ओके। और ऐसे भी आपसे हुए हैं, मैं यहाँ पे एक ये कि ट्रोपोनिन जो होते हैं यूजुअली पहले 2 घंटे में नेगेटिव होते हैं। जी, तो ऐसे हमने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं कभी-कभी कि जो हॉस्पिटल पहुँचे, ईसीजी वाइज़ में कुछ हल्की-फुल्की चेंजेस थी, जो यूजुअली मतलब जो हमारे फिजिशियंस हैं या जो एमबीबीएस लेवल पे डॉक्टर्स हैं, उनको वो हल्की चेंजेस मिस हो हुँ, सकती हैं। मतलब ओके, दैट्स कॉमन। हुँ, ऐसा नहीं कि जब मैं भी एमबीबीएस था, मुझसे भी वो मिस होनी थी वो चीज़ें। फिर उन्होंने ट्रोपोनिन किया, वो नॉर्मल था, वो नेगेटिव था, तो उन्होंने हल्की सी मेडिसिन देके डिस्चार्ज कर दिया। जी। बट चेस्ट पेन पर्सिस्ट किया, वो फिर हमारे पास आ गए, हमने फिर से ट्रोपोनिन किया 2 एग्ज़ामिन घंटे किया? बाद, फिर जी। से एग्ज़ाम किया, ट्रोपोनिन पॉज़िटिव आ गया, क्योंकि पहले 1-2 घंटे में ट्रोपोनिन नेगेटिव होता है। तो यूजुअली क्या करना चाहिए, इनको ऑब्ज़र्व करना चाहिए 1-2 घंटे के लिए। पेशेंट्स को क्या करना चाहिए उस हालत में? अगर वो हॉस्पिटल पहुँचे तो उनको वहीं पे 1-2 घंटे कम से कम ऑब्ज़र्व करना चाहिए। ओके। ईसीजी रिपीट, पहला ईसीजी अगर ठीक है, आधे घंटे बाद फिर से ईसीजी करना अगर चाहिए। पेन कंटिन्यू हुई तो तब वेट तक वो करना तो चाहिए? मेडिसिन मतलब पेन कंटिन्यू हो ना हो, चेस्ट पेन अगर किसी को हुई, ही शुड बी ऑब्जर्व फॉर 4 टू 6 आवर्स इन हॉस्पिटल। ओके, अगर वो सो हॉस्पिटल आया ऑब्जर्वेशन हुआ पे है, रहना चाहिए। डेफिनिटली वो ऑब्जर्व करना चाहिए। और उसकी रिपीट ईसीजी होनी चाहिए और रिपीट ट्रोपोनिन होनी चाहिए आफ्टर ओके, 2 आवर्स। जी, जिनको ऑलरेडी हार्ट अटैक हुआ है या पेसमेकर डाला है या कोई भी सर्जरी हार्ट से रिलेटेड हुई है, तो वो कभी भी अपनी मेडिसिन स्किप नहीं करें, मिस नहीं करें। अपनी ब्लड टेस्ट जब भी डॉक्टर साहब आप बोलेंगे, रेगुलर अपनी ब्लड टेस्ट करा लें। ईसीजी या इको की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप गाइड कर लेंगे। वो रेगुलर टाइम पे फ़ॉलो अप करते रहिए। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरा ये चीज़ है कि जो भी रिस्क फैक्टर्स, जिसके पास जो भी रिस्क फैक्टर्स है, उसको रिवर्स करने की कोशिश कर लीजिए। अगर ओबीज़ है, कोई मोटापा है, तो उसको कम करने की कोशिश कर लीजिए। शुगर है, उसको अच्छा कंट्रोल रखने की कोशिश कर लीजिए। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने की कोशिश कोशिश कीजिए, नमक कम खाइए और रेगुलर एक्सरसाइज कर लीजिए। ब्रिस्क वॉक, सिंपल ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जिम जाएँ या बाकी कहीं जाएँ। ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, 20-30 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक इज़ एनफ। और इसके साथ-साथ में डाइट में फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स ये खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो स्ट्रेस, साइकोसोशल स्ट्रेस है, उसको चाहे फैमिली, चाहे फ्रेंड्स, चाहे साइकोलॉजिस्ट या फिर ये जो हमारे साइकियाट्रिस्ट है, उनसे बिल्कुल। मिलके उसको रिवर्स कर सकते हैं।
ये मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं और इससे हम फ्यूचर इवेंट्स प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं आपसे हेल्थ केयर स्पेशल के एक और एपिसोड में एक और नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।